चलें बैठ जाएं जाओ। रूशी पढ़ लिया सबने? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, देखें जी इधर आपके यहाँ हमारे माथों के ऊपर नहीं लिखा होता कि हम पढ़े लिखे लोग हैं। अब एक पढ़ा लिखा फ़र्द या कोई मेंबर या कोई स्टूडेंट कोई भी हो, वो किसी महफिल में बैठा हो तो उसके अखलाक से, उसकी बातों से ये छलकता है कि ये कोई पढ़ा लिखा इंसान है। ठीक है, कहना नहीं पड़ता। तो मैं एक महफिल में गया हुआ था, तो मेरा एक ना पुराना सा कोई जान पहचान का दोस्त कॉलेज लेवल का मिल गया। मैं समझ ली कि अपने ससुराल के रिश्तेदारों की तरफ कहीं गया हुआ था। वहाँ बंदे की बड़ी रिस्पेक्ट होती है कि नहीं? तो बहरहाल मैं वहाँ एक महफिल में, हम ये भी हुई थी, ये भी 12 रबी लेवल के ऊपर जो भी, तो उस समय हम शिरकत की हमने। तो वहाँ पे वो मुझे मिला, तो वो जाते सारे, मैं सारे मेहमानों में बैठा हूँ, तो कहता ओ तू, इस तरह से, क्योंकि वो कॉलेज का दोस्त था, जान पहचान उसके साथी। तो मुझे बड़ा नागवार सा लगा कि यार ये इस तरह मुखातब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको, अब उसकी भी इज़्ज़त थी, तो मैं उसको पास मेरे बैठा, तो मैं उसको सिर्फ कान में कहा कि मैंने कहा जब आप किसी महफिल में होते हैं तो उसके कुछ आदाब होते हैं, किसी को तू कह के नहीं बुलाते। दोस्तों में आपस में हो जाता है, लेकिन अब आप एक महफिल का हिस्सा हैं। तो बस मैंने इतना कहा, वो बात समझ गया, बड़ा था, मैच्योर था। बाद में फिर वो उसी के साथ, फैमिली के साथ गाड़ी वो ले गया हुआ था, पहले उसको नहीं पता था मैं उधर था उसी के साथ। तो बाद में फिर उसने बड़ा आतिफ़ भाई यानी कि एक समझाना, तो समझ गया बात को कि किस तरह से एक दूसरे को मुखातब करना है, किस तरह से एक दूसरे से पेश आना है। तो ये आपके अल्फाज, आपकी गुफ्तगू, आपकी बातें ही बताती हैं कि आप एक अहले इल्म तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, नंबर कम आना ज़्यादा आना वो बाद की बात है। ठीक है कि नहीं? तो चलें बेटा, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास आज का टॉपिक है जियोथर्मल एनर्जी। क्या टॉपिक है? जियोथर्मल एनर्जी। तो इसके ऊपर हम कुछ कमेंट्स कर लेते हैं ताकि नहीं हुआ बेटा। जियोथर्मल एनर्जी, जियो कहते हैं अर्थ को, ज़मीन को, थर्मल लफ्ज़ है थर्म से, उसका मतलब होता है हीट, यानी कि हीट की जो सूरत में ज़मीन के पास एनर्जी है, ज़मीन के नीचे लावे हैं, गर्म, बहुत ज़्यादा निचला हिस्सा बहुत गर्म है, ज़मीन की जो कोर है, सेंटर वाला पार्ट है, वो तो इंतहाई गर्म है। ठीक, तो उस एनर्जी को, उस हीट एनर्जी को हम इस्तेमाल करेंगे और उससे फिर अपने काम निकालेंगे। ठीक है, अब वो देखते हैं किस तरह। सबसे पहले रेडियो एक्टिव डिके। बेटा आपको नज़र आ रहा है सुहेब? तो रेडियो एक्टिव डिके किस तरह से देखें, अगर ये हमारे पास कोई एक बंद सा बर्तन है, उसमें अगर हम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दें, इस तरह रेडियम है, आपके पास यूरेनियम है, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो, आपने 10th की फिज़िक्स में पढ़ा होगा, तो वो अपने आप को अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई हैं क्या मज़ीद स्टेबल बनाने के लिए अपने अंदर से क्या खारिज करते रहते हैं? रेडिएशंस खारिज करते रहते हैं। क्या खारिज करते हैं? अच्छा, तो ऐसे एलिमेंट से जो अनस्टेबल होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो अपने अंदर से रेडिएशंस खारिज करते हैं। अच्छा, जो रेडिएशंस होती हैं इनके पास एक एनर्जी होती है और वो हीट की सूरत में होती है। किसकी सूरत में होती है? जिस तरह सूरज से रेडिएशंस आ रही हैं ना, तो हीट ही तो ट्रांसमिट कर रही हैं वहाँ से यहाँ। अच्छा, जब ये रेडिएक्टिव एलिमेंट्स इधर अपनी रेडिएशंस खारिज करेंगे तो इनके आसपास जो पत्थर पड़े हुए हैं या जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं ज़मीन के नीचे ही है ना ये, तो ये अब उनको भी हीट अप करेंगे, उनको गर्म करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, तो अब वो सारी चीज़ें भी हीट अप हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, तो उन सारों के पास भी हीट एनर्जी है। अच्छा, फिर हम इसकी हीट एनर्जी को, ये सारे जो गर्म हो गई हैं चीज़ें, पत्थर वगैरह, इनकी हीट एनर्जी को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के उससे हम अपना क्या करेंगे? काम लेंगे। ठीक है, तो वो किस तरह इस्तेमाल कैसे हो रहा है यहाँ पे उसने इसका कोई जिक्र नहीं किया। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे नीचे रेडियोएक्टिव एलिमेंट पड़ा हुआ है, सपोज़ मैं यहाँ पे ड्रिल करके किसी तरीके से वाटर को अगर मैं नीचे भेजूँ, तो वो स्टीम बन के गर्म होकर किधर को आएगा? बाहर को आएगा, स्टीम बन के आएगा ना। वैसे भी बाज़ औक़ात वहाँ से स्टीम निकल रही होती है, बहुत हीट निकल रही होती है, तो वहाँ वैसे ही आप ऊपर पानी रखें तो वैसे ही वो भाप बन जाएगा। तो उस स्टीम को हम इस्तेमाल करेंगे और उससे फिर क्या जनरेट करें? अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, टरबाइंस को रन करेंगे ना। तो अल्टीमेटली उस हीट को हम अपनी बिजली वगैरह पैदा करने के लिए इस्तेमाल
कर सकते हैं। तो ये आप इसका थोड़ा सा तारुफ याद रख सकते हैं। रेजिडुअल हीट ऑफ अर्थ, अब फिर दोबारा वही बात, इसमें भी वही बात है कि ज़मीन की जो अंदरूनी साख्त है उसके अंदर हरारत के बाइस अंदर वाली जो चीज़ें हैं, पत्थर वगैरह नीचे हैं, वो सारे क्या हैं, गर्म हैं, और इतने गर्म है कि उनका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 200 डिग्री सेल्सियस तक आपकी बुक में मेंशन्ड है, इतना उनमें गर्मी होती है। अच्छा, फिर वही बात अगेन वही है कि ज़मीन के नीचे जो फालतू हीट पड़ी हुई है उस हीट को दोबारा इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, स्टीम, और स्टीम पर रिड्यूस कर सकते हैं, उससे आप टर्बाइंस को रन करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ऊपर मेंशन ही उसने किया, नीचे चलें कर दिया, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है कि इन एट सम प्लेसेस हॉट इग्नस रॉक्स, कुछ जगहों के ऊपर, ज़मीन के ऊपर कुछ जगहों के ऊपर नीचे बड़े आग बरसाते हुए पत्थर, इग्नस रॉक का मतलब है कि बड़े इंतहाई गर्म पत्थर, वो उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, वो गर्म किस तरह से हैं। आर इन अ मोल्टन, वो पिघली हालत में भी हो सकते हैं, और पार्शली मोल्टन स्टेट, दरमियाने दर्जे की पिघली हालत में भी हो सकती हैं। अब अगर कोई चीज़ गर्म हो तो पहले तो वो हीट पकड़ेगी, और गर्म करें पिघलेगी, और गर्म करें और ज़्यादा पिघलती जाएगी, है कि नहीं? ऐसे ही होता है ना, लोहे को अगर आप गर्म करें बेटा तो आहिस्ता आहिस्ता वो मोल्टन स्टेट में ही जाएगा। तो बहरहाल ये आपको पता ही है, दे कंडक्ट हीट एनर्जी फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर विच इज़ वेरी हॉट। देखिए मैंने भी बताया था कि ज़मीन की तहें हैं बेटा, सेंटर वाला जो पार्ट है उसको कोर कहते हैं, और ये इंतहाई गर्म हिस्सा है। एक तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हीट मिल रही, वो तो गिलादा बात। अब यहाँ पे जो ऊपर चट्टाने या पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं इस दूसरे हिस्से में, जाहिर है ये अंदर वाला हिस्सा बहुत गर्म है अर्थ का, तो वहाँ से हीट ये सब लोग ले रहे हैं ना, ये खुद हीट अप होते जा रहे हैं, इनका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली कितना होता जाता है, 200 डिग्री सेल्सियस तक। और फिर इस हीट को इस्तेमाल करके आप क्या जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मेन थीम यही है जो आपको पता लग गई है। अच्छा जी, आगे है जी, नेक्स्ट है कंप्रेशन ऑफ मटेरियल। ये भी आपको पता है कि जब आप किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, कुछ हद तक हमें कंप्रेस करने से, जो कंप्रेस करने में हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, वो फ्रिक्शन के बायस किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। किस में? हीट में। तो आपको ये भी पता है कि ज़मीन का जो इतना बड़ा ऊपर मैस है, फर्स्ट जो लेयर है वो नीचे वाली लेयर के ऊपर दबाव डाल रही है ना, वो उससे नीचे वाले के ऊपर, तो दबाव के बायस नीचे वाले हिस्से का टेम्परेचर क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया, बढ़ गया है। अच्छा, उसको भी आप इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। चलें आगे देखते हैं भाई। आल्सो काजी जनरेशन ऑफ हीट एनर्जी, जब आप ज़मीन के हिस्से जो नीचे चीज़ें पड़ी हैं उनको आप कंप्रेस करते जाएं, उनके ऊपर दबाव बढ़ाते जाएं, तो हीट डेफिनेटली बनेगी। इन सम प्लेसेस वाटर बीनथ द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे जो पानी है कुछ जगहों के ऊपर क्या होता है, इज़ इन कॉन्टैक्ट विद हॉट रॉक्स। वो पानी गुजरता गुजरता पानी इन गर्म पत्थरों के साथ लग के गुजर रहा होगा, कॉन्टैक्ट के साथ होगा। अब जब पानी यहाँ से इनके साथ छू के गुजरेगा तो अगेन बात वही है कि फिर हमें हॉट वाटर मिलेगा, यहाँ फिर स्टीम मिलेगी, और फिर उसी को आप इस्तेमाल कर लेंगे, तो वो सारी वही बात है। इट कम्स टू सरफेस एट अ हॉट स्प्रिंग्स, यानी कि ये गर्म फुहारों की सूरत में, गीज़र्स की सूरत में, स्टीम वेंट्स की सूरत में, ये लावे वगैरह मेरा ख्याल होते हैं, या फिर आबशार वगैरह गर्म पानी की, यानी कि गर्म पानी के वहाँ से निकलेंगे। दिस स्टीम कैन बी डायरेक्टेड टू टर्न, और इस स्टीम को इस्तेमाल करके फिर हम क्या चला सकते हैं, अपनी टरबाइंस चला सकते हैं, और उससे इलेक्ट्रिक जनरेटर चला के हम बिजली पैदा कर सकते हैं। तो आप ये पेपर में यहाँ से सवाल नहीं आता, अगर आपको आएगा तो आप यहाँ तक लिख दीजिएगा, यहाँ तक जो पहली पैरा बन रहा है, ठीक है बच्चों। एट प्लेसेस वाटर इज़ नॉट प्रेजेंट, ऐसी जगह जहाँ पे पानी ना मौजूद हो। हॉट रॉक्स आर नॉट वेरी डीप, ऐसी जगह जहाँ पे पानी ना मौजूद हो, और जो गर्म पत्थर हैं, देखें इधर, देखें बेटा, गर्म पत्थर ये ज़मीन के ऊपर वाली तह के पास ही हैं, और वहाँ पानी मौजूद नहीं है। तो फिर आप क्या करें, फिर वही बात कि आप करेंगे ड्रिल करके आप भेजेंगे वहाँ से कूल्ड वाटर भेजेंगे, और जब वो वहाँ गर्म हिस्सों से टकरा के वापस आएगा तो वो क्या बन के आएगा, स्टीम बन के आएगा। उस स्टीम से फिर वही बात कि आप जनरेट कर लें जो भी आपने बिजली वगैरह। अच्छा, वो कह रहा है कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ,
तो पास पास अगर आप ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो जितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है उससे ज़्यादा आप बिजली उस पर सर्व ना कर देंगे, है कि नहीं। तो इसलिए हमने आसपास ही रहना ताकि ज़्यादा हम एनर्जी पर ले सकें बजाय देने के, ठीक है। अच्छा आगे स्टीम को फिर इसी को यूज़ करके हम टरबाइन वगैरह चला सकते हैं। एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इज़ द गीज़र, यानी कि ज़मीन से गीज़र्स वगैरह गर्म पानी वगैरह निकल रहा होता है, कुछ जगहों के ऊपर स्टीम वगैरह निकल रही होती है। इट इज़ अ हॉट स्प्रिंग दैट डिस्चार्जेस, ये आप इसको सारे को वैसे रीड कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा इसके बाद आगे चलेंगे इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ, ऊपर वाला बस कर लें वो काफ़ी है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसके कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हमारे पास जी कर लेंगे, सारी कर लेंगे बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जौन सा आप कहेंगे जो कहेंगे वो कर लेंगे। एट दी एंड जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं कह दूंगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर आप कहेंगे सर सारा कुछ ही हो गया है, ठीक है, सारा कुछ करके इंशाल्लाह आगे जाएंगे। अच्छा आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4.1 है। अली इधर बेटा 4.1 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखिए बेटा मैंने पहले दिन भी कहा था आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप सारे जो क्वेश्चंस का आंसर है, हर चीज़ का आंसर आप मेरे से सीखें, ठीक है, और उसको आप नोट करें, किसी की बुक का आपको इस्तेमाल ना करना पड़े। अच्छा जब आपके सामने लिखा जाएगा ना, इधर क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे जाएंगे, सारी डेरिवेशंस आपके सामने की जाएंगी, तो आपको फिर वो रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा वो क्या रहा है, कह रहा पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रॉसरीज वाइल स्टैंडिंग स्टिल, एक बंदा है उसके हाथ में एक सामान वाला बैग है और वो एक जगह पे मुअल्लक खड़ा है, यानी एक जगह पे वैसे ही खड़ा है ऐसे पकड़ के, बात समझ रहे हैं, ऐसे एक जगह पे खड़ा है, वो हिल नहीं रहा, ऐसे खड़ा है। अच्छा आगे क्या कह रहा है, कह रहा है जी टॉकिंग टू फ्रेंड, अच्छा वो दोस्त से बातें भी कर रहा है कि इमरान खान ने बड़ी महंगाई कर दी है, ठीक है। अ कार स्टेशनरी, एक कार भी स्टेशनरी यानी कि रुकी हुई उधर ही खड़ी है कहीं पास ही, विद इट्स इंजन रनिंग, लेकिन उसका इंजन क्या है, चल रहा है, इंजन फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो कार नहीं आगे पीछे जा रही, उधर ही खड़ी है। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क, वर्क के लिहाज से कि दोनों बॉडीज़ का जो वर्क है, हाउ आर दीज टू सिचुएशन सिमिलर, ये किस तरह दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मुमासलत रखते हैं, मुताबिकत रखते हैं, किस तरह एक दूसरे से मिलता जुलता ये काम कर रहे हैं। देखें पहली बात तो ये, अब वैसे थीम समझें, कार भी रेस्ट में है, चाहे वो चल रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो नहीं ना कवर कर रही, तो यानी कि उसका डी क्या है बेटा, इधर सुने ज़हेब, इधर बात सुने, कार का जो डी है वो आगे पीछे नहीं जा रही, तो कार की डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो है। कितनी डिस्प्लेसमेंट है, ज़ीरो। अच्छा जो बंदा है वो चले, उसका भी इंजन चल रहा है, यानी कि वो भी बातें कर रहा है, लेकिन वो भी आगे पीछे नहीं जा रहा, तो उसके भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो। तो हम कहेंगे दोनों की डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों का वर्क डन भी क्या है, क्योंकि डी ज़ीरो तो एफ डी कॉस थीटा होता है ना, तो डी ज़ीरो पुट किया, सारा ही ज़ीरो हो गया, ठीक है बच्चों, असल बात समझ आई है। तो इसका आंसर लिखते हैं भाई, अब आपके सामने वही लिखेंगे जो आप लिखवाएंगे, इन दिस सिचुएशन both the car and the person are stationary, दोनों क्या है, स्टेशनरी, यानी कि एक जगह पे खड़े होके कर रहे हैं। सो देयर डिस्प्लेसमेंट, इसलिए उनकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या है बेटा, ध्यान से इधर, डिस्प्लेसमेंट भी उनकी क्या है बच्चों, ज़ीरो है, ठीक। अच्छा जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो आप कह सकते हैं कि दोनों जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं हेयर, उनकी जो डी है वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। तो फर्स्ट केस की अगर बात करें, वर्क डन बाय कार, सी से कार, वो किसके इक्वल है, एफ डी कॉस थीटा। चलें बेटा एफ डी कितना है हमारे पास, ज़ीरो है, तो वो सारा ही क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यानी कि कार जो वर्क डन कर रही है वो कितना है बच्चों हमारे पास, ज़ीरो है। अच्छा दूसरे की बात कर लें ज़रा, वो जो बंदा था, वर्क डन बाय मैन, एफ डी कॉस थीटा,
तो अगेन डी हमारे पास कितना है बच्चों, 0 है ना, तो ये सारा फिर अगेन क्या आएगा हमारे पास, 0 ही आएगा, ये सारा 0 हो गया। तो वर्क डन बाय मैन इज आल्सो 0, ठीक है जी। तो आप कह सकते हैं हेंस वर्क डन बाय बोथ द बॉडीज इज 0, ठीक है बच्चों। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप में ये स्किल डेवलप करूँ कि आप चीज़ों को खुद लिख सकें, ठीक है, इसलिए लिखवा रहा हूँ, वरना मैं कहता कि आप खलासे से करके आ जाना, ठीक है। तो ये सीखें ताकि आपको वहाँ पे रटा ना लगाना पड़े, जाके पेपर में आप चीज़ों को लिख सकें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। असल में ये जो मैं थैंक यू जी, मिठाई खा रहा हूँ, ये असल में मेरे स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह बड़ा अच्छे नंबर लिए हैं, और आप सबको पता लग गया होगा हमारे स्कूल के 4 बच्चों ने 9th क्लास में पूरे नंबर लिए हैं जी, 505, और ननार में सबसे आगे है अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा स्कूल, और 10 के करीब बच्चों ने 500+ मार्क्स स्कोर किए हैं। हमसे आगे सिर्फ अभी एक स्कूल है दबली वाला का जो हसन स्कॉलर है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है कि नहीं, हमारे बच्चे थोड़े से हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे आहिस्ता। इतने ही हैं, कौन सी क्लास पे, मैं इस इलाके की बात करूँ। देखें हमारा एक देहाती टाइप जगह पे गांव है, अपनी पोटेंशियल के हवाले से हमने अच्छा कम्पीट किया। हमारा मुकाबला भी ये रीजनल लेवल के ऊपर, ये कह लें कि इस इलाके में तो ये गिलानी और स्पीरियर वगैरह के साथ ही ना, यही 2 अदारे जो अच्छा काम कर रहे थे, तो उनसे अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आगे हैं। तो ये बात आपने कर लिया नोट, बेटा नोट करो इसको। किस दुख में हो, मिठाई तो नहीं खानी है आपने, खा लो अगर खानी है। चलें नोट करो सब। अब आप सब ने भी आगे मेहनत करनी है, और अब FSC में नंबर लेके दिखाओ ताकि हम किसी को कह सकें कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस फील्ड में भी आगे हैं। हो गया बच्चों? अच्छा जी, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.2 है। कह रहा है जी, आगे सुने गौर से, कैलकुलेट द वर्क डन। हाँ सब इधर देखें, कह रहा है वर्क डन निकालें। ये एक्चुअली शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल ये आ जाता है शॉर्ट के तौर पे, आया हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। वर्क डन फाइंड करें इन किलो जूल्स, कौन से यूनिट में, किलो जूल में। आगे कह रहा है कि इन लिफ्टिंग अ मैस ऑफ 10 kg, कितने मैस को ऊपर उठाना है, 10 kg मैस को, ठीक है बच्चों। एट अ स्टेडी वेलोसिटी, यानी कि एक ही वेलोसिटी के साथ आप नीचे से उठा के ऊपर लेके आ रहे हैं। थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर, कितनी हाइट तक, 10 मीटर्स की हाइट तक, ठीक है बच्चों। सोल्यूशन की तरफ जाएंगे जी। एज वी नो वर्क इज इक्वल टू, जब आप किसी बॉडी को हाइट की तरफ लेके जाते हैं तो वो एक्चुअली वर्क किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, mgh के, ठीक है। अगर आप इसको ज़्यादा डिटेल में करना चाहें तो mg यहाँ पे है फोर्स, इधर
और डॉट एच के साथ, ठीक है। और एफ हमारे पास वेट है, जब किसी बॉडी को रेज करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स वेट वाली लग रही होती है, ठीक है जी, ठीक है। जब इसका डॉट ओपन करेंगे तो आपको पता है डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, एम जी के, तो बन जाएगा डब्ल्यू की जगह एम जी एच, और जब डॉट ख़त्म करें तो साथ क्या बन जाता है, कॉस थीटा। अगर ये कॉस भी ऐड करना है तो कर लें, आमतौर पे हम इसको ऐड नहीं करते, क्यों उसकी वजह भी देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। जब आप बॉडी को रेस कर रहे हैं ऊपर की तरफ तो आप अपने हाथ से फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी किधर को है, तो बोथ आर पैरेलल, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। m की वैल्यू पुट कर लें, 10 है, g कितना होता है 9.8, h कितना है 10 cos 0, cos 0 वैसे 1 होता है इसलिए हम लिखते ही नहीं है, ठीक है। चलें बहरहाल ये कितना आएगा 980 जूल। अच्छा वो कह रहा था किलो जूल में निकालें, देखें जी, अगर जूल से किलो जूल में जाना हो तो जूल एक छोटा है और किलो उससे क्या है, बड़ा है। जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं डिवाइड करते हैं। देखें इधर बात सुने, किलो जूल से जब जूल में जाना हो ना, इधर देखो, तो बेटा आप क्या करेंगे, 1000 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे ना 1000, यानी कि मल्टीप्लाई हो रही है चीज़, ठीक है। हाँ समझ गए हैं। तो आप बस ये याद रखेंगे कि जब हमने छोटे यूनिट से बड़े में जाना हो तो डिवाइड करते हैं, तो 980 को आप डिवाइड करते 1000 के साथ एंड यू विल गेट 0.98, ठीक है बच्चों। तो इतना वर्क डन हो रहा है, नोट कर लें इसको भी, शाबाश। हाँ उसको उसी में रखा है हमने, मैथ्स का स्टैंडर्ड यूनिट ही किलोग्राम है, ठीक है। अगर किलो से ग्राम में लेके जाएंगे फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन यहाँ हमने किलो में उसको रखा है। यहाँ तक बच्चों समझ आ गई है? जुहेब समझ आ रही है कि नहीं बेटा? आपको बेटा साइड मैन की समझ आ रही है? आज बच्चा कोई एक तो छुट्टी पे है, मुझे कमी महसूस हो रही है। कौन सा? हाँ तुम्हारी कमी महसूस होगी, भिगो देंगी जब बारिश। चलें आगे करें बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है अ फोर्स एफ एक्स थ्रू अ डिस्टेंस एल। एक फोर्स लग रही है, तो नहीं ये असल में ना न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसको उस तरह हम सॉल्व नहीं करेंगे। चलें देखें इसका आंसर। सपोज फर्ज करें द फोर्स एफ डिस्प्लेसेस द बॉडी। मैं अभी इसका मतलब समझाता हूँ। थ्रू डिस्टेंस एल, देखें ये एक डब्बा है ना, समझ लें, इसके ऊपर आपने लगाई है एफ फोर्स, यहाँ से उठ के इधर आ गया है, तो इसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया वो कितना है, एल है, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद आप क्या करते हैं, अगेन इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। कितनी फोर्स लगाएंगे आप? अब कह रहा है कि द फोर्स इज देन इंक्रीज टू 3F। फोर्स को आपने बढ़ा के कितना कर दिया है, 3F तक ले गए। पहले 1F था, अब आप कितने पे ले गए हैं, 3F पे। एंड देन एक्स थ्रू अ फर्दर डिस्टेंस। बॉडी के ऊपर जब आपने दोबारा फोर्स लगाई है तो बॉडी ने अब कितना फासला तय किया है, 2L। देखें बेटा अब मज़ीद ये बॉडी यहाँ से उठ के आगे चली जाएगी, अगेन आपने इसके ऊपर ठुड्डा या फोर्स लगाई है, तो अब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2L का, ठीक है बेटा। जब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो फोर्स है वो कितनी लगा दी है, 3L, ठीक है। अच्छा तो आगे वो क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि ड्रा द वर्क डायग्राम। वर्क डायग्राम बनाएं और उससे फिर हल भी करके हमें बताएं। तो चलें जी, जब हम फोर्स लगा रहे हैं
3L when 3F है, सॉरी 3F when the force 3F acts then 2L displacement is covered। ठीक है बच्चों। अच्छा, वर्क डन आप कैसे फाइंड करेंगे? टोटल वर्क डन इक्वल होगा, पहले कितनी फोर्स लगाई है F मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना था L प्लस दूसरा कितना लगाई है भाई 3F और कितना डिस्टेंस था 2L। ठीक है बच्चों, ये मल्टीप्लाई कर लें बेशक इसको। अच्छा, ये FL हो गया, इधर कितना हो गया 6FL। ठीक है बच्चों, ये कितना हो गया भाई 7FL। इतना वर्क डन हो रहा है। अच्छा, वो कह रहा है ड्रा भी करें इसको ज़रा, तो ड्रा कर लें ज़रा। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था जब आप वर्क डन फाइंड करते हैं तो आप वाई एक्सिस पे लेते हैं फोर्स को और एक्स एक्सिस पे लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को। रिमेंबर, इस तरह का एक ग्राफ हमने पढ़ा था, याद है? जब हमने इंटीग्रल्स में उसको डिवाइड करके फिर किया था। अच्छा, पहले 0 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा, पहले आपने फोर्स लगाई है कितनी बेटा? F फोर्स लगाई है और बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर की है 1L। देखिए इधर को हमने L लिया हुआ है, समझ आ रही है? ये DL को शो कर रहा है ना। तो पहले हमने जब 1F लगाई है तो बॉडी यहाँ तक आई है जी। ठीक है बच्चों, बॉडी ने इतना वर्क किया है। चलिए आप बेशक यहाँ से चलें, इतना L कवर किया और इतनी हमने फोर्स लगाई। अच्छा, उसके बाद आगे कह रहा है कि बॉडी के ऊपर मज़ीद आपने कितनी फोर्स लगा दी है 3F। तो 1 2 3 यहाँ तक चले जाएं। आगे ऐसा करें, यहाँ से लेके आए इसको, क्योंकि 1F तक लगाई थी, यहाँ तक बन रहा है 1F। ठीक है, और यहाँ पे 1L। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहा है? मज़ीद आपने 3F तक फोर्स लगा दी यहाँ तक, और बॉडी ने अब कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है 2L की है। 1L पहले आ चुकी है, मज़ीद 2L ऐड करें तो कितना आता है 3 पे। ठीक है जी, तो ये बॉडी ने वर्क डन किया है जी। ये सारा ये उसका ग्राफ है। अंडरस्टैंड बच्चों? ये आपने ग्राफ बना देना था बस। ठीक है ली, तो ये कल के लिए बेटा आपका काम है। 3 क्वेश्चन है प्लस इसके साथ आपको एक और काम दे रहा हूँ। अब आपकी छुट्टी भी गुजर गई है, कल आपने 3 क्वेश्चंस करके आने हैं, प्लस साथ साथ हम पीछे से रिवीजन भी करें। कल आपने इसके साथ इंटर कन्वर्जन वाला जो क्वेश्चन था ना लॉन्ग, वो आपने तैयार करके आना है। ठीक है बच्चों, अगले मंगल को ऑनवर्ड जो आपका मंगल है, उस मंगल को आपका इस पूरे चैप्टर का टेस्ट है। ठीक है बेटा, तैयार कर लेंगे ना तब तक हम थोड़ी थोड़ी रिवीजन भी करते जाएंगे ना। एक लॉन्ग कल कर लें, फिर एक लॉन्ग परसों करेंगे। ठीक है जी, छोटा सा चैप्टर है। चलें बच्चों, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। इसको ऑफ करते हैं ज़रा वीडियो को।